हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रैंकर्स। हम कर रहे हैं पीवाईक्यू सीरीज, जिसमें आज मैथ्स का दूसरा लेक्चर है। ठीक है, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा हमारे कोर्स के बारे में बता दूँ। द रैंकर्स ने पुलिस कांस्टेबल के लिए एक कोर्स लॉन्च करा है जो 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी, पूरी कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी। इस कोर्स को चेक करने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमने पिछले लेक्चर में 8 क्वेश्चन करे थे। आज हम 9th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि किसी डाटा का अर्थमेटिक मीन, मतलब उसका जो मीन है वो कितना है? वो है 24। क्या कह रहा है? मीन क्या है? 24 है। और वो कह रहा है कि जो उसका मोड है वो 12 है ना। तो हमें क्या निकालना है? मीडियन निकालना है। हमें क्या निकालना है? मीडियन कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये कह रहा है ना। अब अगर हम ध्यान से देखें, सिंपली इस चीज़ का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है? मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। क्या फॉर्मूला है? मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब देखो, मीन की वैल्यू हमारे पास है ना। मोड की वैल्यू भी हमारे पास है। अगर हम डायरेक्ट पुट कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल, देखते हैं। देखो, मोड की वैल्यू कितनी है? 12 है ना। 12 इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन। मीन कितना है? 24 है जी, है ना। अब देखो, 2 इंटू 24 हो गया 48। अब यहाँ पे माइनस था, अगर हम इसको यहाँ पे लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। देखते हैं, 12 प्लस 48 इज इक्वल टू 3 मीडियन, है ना। ये कितना हो गया? 60। तो मीडियन की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? मीडियन की वैल्यू आ गई 60 डिवाइडेड बाई 3 सॉरी, यहाँ पे मीडियन क्या है? 3 है, तो 60 डिवाइडेड बाई 3, और वो क्या हो गया? 20। तो इसका आंसर क्या आ गया? बी 20। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा फर्क है, क्वेश्चन सेम है, डाटा भी देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। देखो, अब क्वेश्चन को अगर मैं ध्यान से देखूं, इसमें लिखा है कि डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन। क्या लिखा है? डिफरेंस मतलब अगर मैं मोड में से मीडियन माइनस करता हूँ, क्या करता हूँ? मोड में से मीडियन माइनस करता हूँ, तो उसका डिफरेंस कितना आता है? 24। क्या आता है? डिफरेंस कितना आता है? 24 आता है। ठीक है, अब हम ये चीज़ तो जानते हैं कि इस चीज़ का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ना। फॉर्मूला क्या होता है? मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? डायरेक्ट फॉर्मूला है। और हम अगर अपनी इक्वेशन को देखें, मतलब जो गिवन है क्वेश्चन में, गिवन ये चीज़ है कि मोड और मीडियन का जो डिफरेंस है वो कितना है? 24 है। ये क्वेश्चन में दे रखा है, और फॉर्मूला ये कह रहा है हमारा। ठीक है, अब देखो, हम डिफरेंस को डायरेक्ट तो पुट नहीं कर सकते, है ना। तो हमने क्या करा? हमने सोचा अगर मैं मोड में से 1 मीडियन माइनस कर दूं, क्या कर दूं? 1 मीडियन माइनस कर दूं, तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 2 टाइम मीडियन माइनस 2 टाइम मीन। ठीक है, और ये मैंने क्यों माइनस करा? क्योंकि जब हमने बेसिक अलजेब्रा पढ़ते हैं, हम क्या पढ़ते हैं? बेसिक अलजेब्रा पढ़ते हैं। वहाँ पे देखो, अगर मैंने कुछ इस तरह से लिखा है, मैंने a माइनस बी मान लो इस तरह से लिखा है, इजकल टू 2b माइनस 2c, मान लो हमने इस तरह से लिखा है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? जब इसको मैं यहाँ ले जाऊँगा तो क्या बन जाएगा? a इजकल टू 3b माइनस 2c। तो देखो, अब यहाँ से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो हम रिवर्स में भी तो कर सकते हैं ना, कि एक b को हम यहाँ ले जाएं। हमने वही करा है कि यहाँ पे मीडियन कितने थे? 3 टाइम थे, और 3 टाइम इसमें से एक वाला मीडियन हम यहाँ ले आए, है ना। अब क्वेश्चन बन गया हमारा कि मोड और मीडियन का जो डिफरेंस है, मोड और मीडियन का डिफरेंस कितना है? 24 है। तो डिफरेंस लिख देते हैं, 24 इज इक्वल टू 2 टाइम मीडियन माइनस, देखो अब ये 2 कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, मीडियन माइनस मीन, है ना। और यही तो क्वेश्चन ने पूछा है कि डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन। क्या पूछा है? डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन। अगर मैं इस 2 को यहाँ ले जाऊँ, डिवाइड कर दूँ, तो ये कितना बन गया? 12। इसका मतलब क्या आ गया कि मीडियन
और मीन का जो डिफरेंस है उसकी वैल्यू कितनी है, 12। ओके, बस फॉर्मूला वही था, उसी को हमने थोड़ा सा मॉडिफाई करा और हमारे इस फॉर्मूले से 2 क्वेश्चन निकल गए। ओके, चलो जी, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है डेसिमल का, है ना। डेसिमल की काफ़ी क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन तो हैं डेसिमल के, तो डेसिमल बहुत जरूरी टॉपिक बन जाता है। डेसिमल एंड फ्रैक्शन मिला के 5 क्वेश्चन है, तो हमें इसको अच्छे से कवर करना पड़ना है, ठीक है। अब देखते हैं, अब क्वेश्चन क्या है, डेसिमल वैल्यू ऑफ 4 और देखो यहाँ पे 1/8। अब अगर इसको ध्यान से देखें, ये क्या है, ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। क्या है ये, एक है मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मतलब मिश्रित भिन्न है। हम इसको पहले क्या करेंगे, सिंपल फ्रैक्शन कन्वर्ट करेंगे, और वो कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे 4 है और ये 8 है ना। इस 8 से 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब हर से डिनोमिनेटर से 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हो गया, 4 × 8 और देखो मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, +1। जो 1 था, जो हमारा ये था, n था, डिनोमिनेटर था, अंश था, उसको 1 प्लस कर दिया और नीचे 8 रह गया, है ना। तो कितना बन गया, 33/8। कितना बन गया, 33/8, ठीक है ना। अब देखो आ गया फ्रैक्शन, अब हम भाग कर सकते हैं सिंपली, तो कर देते हैं। 33 को जब मैं 8 से भाग करता हूँ, 33 को जब मैं 8 से भाग करता हूँ, सिंपल 4 से गुना किया, 32, है ना। क्या बचा, एक बचा ना नीचे। अब देखो यहाँ क्या लगेगा, 0.18। अब ये आ गया, यहाँ पे बचेगा 2। अब देखो 4.1 तो हर ऑप्शन में है, 4.1 तो हर ऑप्शन में है, मतलब हमें इसके आगे करना पड़ेगा, तो एक 0 और लग जाएगी यहाँ पे, और 8 × 2 होता है 16, मतलब यहाँ पे 4.12, है ना। अब देखते हैं, 4.12 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, 4.12 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो मैं इसको सिंपली मार्क कर दूंगा। आगे मुझे बढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे 5 है। हम आगे अपना टाइम ऐसे सेव करेंगे कि पूरा ना सॉल्व करके देखेंगे कि कहाँ से अलग ये हो रहा है, ठीक है। अब देखते हैं, इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है, वो क्या है, जैसे ये लिखा है 4, ये लिखा है 4 इंटू, इसको इन्होंने क्वेश्चन में क्या लिखा है, 4, 1 और 8, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, सेम प्रोसीजर कर दिया हमने, तो ये बन गया 32, है ना, प्लस देखो अगर हम इसको पूरा ना करके प्लस 1/8 कर दें सिंपली, और इसकी वैल्यू निकाल के यहाँ ऐड कर दें, तब भी हमारा आंसर, सॉरी एक मिनट, सॉरी, जैसे देखो 4, 1 और 8, ठीक है। तो इस 4 को हम सिंपली ऐसे लिख देते हैं, मान लेते हैं, प्लस देखो 1/8 लिखा है ना, तो 1/8 को हम सिंपली 1 को जैसे ये करके डिवाइड करके भी हमारा आंसर आ जाएगा, और वो आएगा 1, है ना। यहाँ गया तो 8, 20 और 2, 16, है ना, 4 और ये 5 और ये हो गया 40, मतलब कट गया। इसका मतलब क्या हुआ, 1/8 की वैल्यू कितनी आई, 0.125। मतलब हम इसको 4 के साथ डायरेक्टली अगर प्लस करेंगे तब भी हमारा आंसर क्या आएगा, वही आंसर आएगा, ठीक है। तो एक तरीका तो वो हो गया कि आप इसको पहले पूरा सॉल्व करके फिर डिवाइड करो। एक क्या हो गया, इस 4 में डायरेक्ट 1/8 की वैल्यू ऐड कर दो। जैसे अगर मैंने लिखा है 3, मान लो इस तरह की फ्रैक्शन लिखी है मैंने, है ना, तो देखो इस तरह फ्रैक्शन लिखी है, इसमें वही तरीका है, 7 × 3 + 1 22, 22/7, इस तरह से कर सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट इस तरह से 3 पहले लिख देते हैं, 1/7 की वैल्यू निकालेंगे, उसको ऐड कर देंगे पॉइंट के बाद, तो भी हमारा आंसर निकल जाएगा। ओके, चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मेंसुरेशन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन, ये कोन है मेरे पास, है ना, कोन आ गया, ये इसकी रेडियस हो जाती है, ये इसकी हाइट होगी और इसका एल हो गया, ठीक है। बोला इन्होंने कि इसकी जो स्लैंट हाइट है वो क्या है, 10 है। स्लैंट हाइट क्या है, 10 है, तो एल की वैल्यू कितनी है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखते हैं, और बेस रेडियस मतलब आर की वैल्यू कितनी है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें क्या निकालना है,
इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है। क्या निकालना है? कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो उसका सिंपल फार्मूला होता है पाई आर एल, ये फार्मूला होता है ना। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22.7 या 3.14। अब देखो इस क्वेश्चन में अगर मैं ऐसे करूँ, देखो 10 इंटू आर की वैल्यू कितनी है? 7 है ना। अगर मैंने ऐसे लिखा तो ये 7 कट जाएगा ना। तो मुझे ये वाली वैल्यू लेनी है, तो मुझे ये वाली वैल्यू लेनी है। अगर जैसे मान लीजिए कहीं पे 7 नहीं होता है ना, सिंपली तो 10 से मल्टीप्लाई करना होता, या ऑप्शन भी देख के हम समझ सकते हैं कि किस तरह से हमें क्या वाई की वैल्यू लेनी पड़ेगी। ठीक है, पर बेसिकली हम ए की वैल्यू मानते हैं 22/7 को ही लेंगे। और यहाँ से 7 कट जाएगा, 22 गुणा 10 कितना हो जाएगा? 220। ओके, तो आंसर क्लियर हो गया जी, 220 आ गया। ठीक है, इसमें कर्व सरफेस एरिया है, इसमें टोटल सरफेस एरिया भी निकालने को आ सकता है ना। चलो अभी तो कर्व निकालेंगे हम, टोटल बाद में देखते हैं कहीं आएगा तो। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है अ ट्राइंगल हैज एन एक्सटीरियर एंगल, मतलब एक ट्राइंगल मेरे पास कुछ इस तरह सा है ना, और उसका एक एक्सटीरियर एंगल मतलब बाह्य कोण, ये वाला कोण, इसकी वैल्यू दे रखी है इन्होंने 100 डिग्री। क्या दे रखी है? 100 डिग्री पूरा। अब बोला है कि अगर अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, मतलब ये वाले एंगल्स, हाँ ये हुआ ना अपोजिट एंगल्स, इनका जो सम है ये बोल रहा है कि सेम है, मतलब इक्विवेलेंट है। ठीक है, इक्विवेलेंट है ना, मतलब अगर मैं इसको ए लिख दूँ तो ये भी ए है, इक्विवेलेंट है ना। तो देखो ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है कि अगर ये एक एक्सटर्नल एंगल है, अगर ये बाह्य कोण है 100 डिग्री का, तो ये जो कोण है वो क्या होगा? इन दोनों के सम के बराबर होगा। अगर मैं ए प्लस ए करूँ तो कितना होगा? 100 होगा। क्या यही ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है कि इसका जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इन दोनों एंगल्स का, जो दो अपोजिट इंटीरियर एंगल है उनके सम के बराबर होता है। अगर सेम नहीं भी हो तब भी ये सेम ही हो। जैसे मान लो अगर यहाँ बी है, मान लो कोई जो एंगल है वो अलग अलग है, तब भी ये क्या होगा? यही सी मतलब एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, ट्राइंगल की ये प्रॉपर्टी है। तो देखो यहाँ से क्या बन गया? 2a इजकल टू 100, ए इजकल टू 50। तो यहाँ से डायरेक्ट हमारा इसी प्रॉपर्टी से आंसर निकल गया है ना। अब देखते हैं क्या कह रहा है। एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसकी कुछ इस तरह से लेंथ होगी 88 सेंटीमीटर है ना, और इसकी ब्रेड्थ दे रखी है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कहता है इसको रोल किया। क्या किया? इसको यहाँ से पकड़ा इस कोने से और ऐसे पकड़, मान लो ऐसे पेपर है कोई, जैसे एक पेपर है, दिखाता हूँ मैं आपको। मान लेते हैं कि ये पेपर है ना, इसकी कुछ लेंथ है, जैसे इसकी लेंथ है मान लो 88 सेंटीमीटर, ये इसकी लेंथ होगी 88 सेंटीमीटर और ये इसकी ब्रेड्थ होगी है ना। अब इसको इन्होंने बोला इसको रोल किया इस पॉइंट से। तो अगर इसको हम रोल करते हैं, क्या करते हैं, इसको हम रोल करते हैं तो ये क्या बन गया? एक सिलेंडर बन गया। क्या बन गया? एक दिख रहा है सिलेंडर टाइप का बन गया, जैसे ये इसका एक सिलेंडर सा बन गया, मतलब इस तरह से। तो यही इन्होंने करा। ठीक है, क्या बना दिया? इसको एक सिलेंडर बना दिया। अब देखते हैं क्या बोला उसमें है ना। अब हमें इस सिलेंडर की रेडियस निकालनी है। ठीक है, जब मैंने इसको रोल किया, मान लो इसकी यहाँ से रोल किया, इसको इस तरह से सिलेंडर बन गया। ठीक है, क्या बन गया? सिलेंडर बन गया। ठीक है, अब सिलेंडर बन गया, हमें क्या निकालना है? इसकी रेडियस निकालनी है। अब देखो यहाँ थी इसकी लेंथ, हमने इस लेंथ को ऐसे पकड़ के रोल कर दिया, मतलब इस वाले हिस्से को यहाँ पे मिला दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इस सर्कल की सर्कमफ्रेंस है वो किसके बराबर है? इस लेंथ के बराबर है। अब वो क्या होती है? 2 पाई इंटू आर है ना। वो किसके बराबर है? लेंथ मतलब 88 सेंटीमीटर के बराबर है। इसके बराबर है 88 सेंटीमीटर के बराबर है। अब देखते हैं आर की वैल्यू निकालनी है। पाई हम जानते हैं कितना होता है, तो यहाँ से 2 इंटू 22/7 इंटू आर इजिकल टू 88। सिंपल। देखो अभी क्या है? 22 को अगर मैं 4 से गुणा करूँगा तो वो आएगा कितना? 88 है ना। तो यहाँ पे काट 4 आ गया है ना। अब आर को निकालना है तो 7 डिवाइड में यहाँ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो ये बन गया 4 इंटू 7 डिवाइड बाई 2। तो आंसर कितना आ गया? 14। आंसर कितना आ गया? 14 आ गया। ठीक है, क्लियर। बस क्वेश्चन में यही समझना था कि जब हम इसको सिलेंडर बनाएंगे, क्या बनाएंगे? सिलेंडर बनाएंगे, एक रेक्टेंगुलर शीट को सिलेंडर में कन्वर्ट करेंगे, तो जो उसकी लेंथ होगी ये क्या बन जाएगी? उस सर्कल का जो इसका एक टॉप सरफेस है उसका क्या बन जाएगा? वो सर्कमफ्रेंस बन जाएगी। ओके, अब हमारे पास अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है कि एक क्यूबॉइड है,
क्यूबाइड की हम थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं। जी है, उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट, उसकी लेंथ और विड्थ और हाइट, ठीक है। मतलब लेंथ क्या होगी, ये वाली, ठीक है, लेंथ है ना। विड्थ मैं इसको मान लेता हूँ, इस वाली को, तो इसको बी लिख लेता हूँ और इसको हाइट लिख लेता हूँ, ठीक है। अब बोला है कि इसकी लेंथ, विड्थ और हाइट, अगर मैं इन तीनों का सम करूँ, मतलब कंबाइंड लेंथ, मतलब सम, वो कितना है, 20 सेंटीमीटर। क्या है वो, कितना है, 20 सेंटीमीटर है। अब देखते हैं क्या होता है। और बोला है कि जो इसका डायगोनल है, डायगोनल क्या होता है, इस कोने से यहाँ तक, इसका डायगोनल कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तो डायगोनल कितना है, 10 सेंटीमीटर है। अब निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। ठीक है, चलो देखते हैं। अब देखते हैं, तो मेरे पास दे रखा है L प्लस बी प्लस एच, है ना, वो कितना है, 20, ठीक है। मेरे पास दे रखा है डायगोनल, डायगोनल की फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसकी वैल्यू दे रखी है 10, ठीक है। और निकालना क्या है, टोटल सरफेस एरिया। तो क्या होता है, 2 इंटू एल इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ठीक है। क्लास में इसको हम डिराइव करेंगे कि ये क्यों आता है, पर अभी हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा, है ना। चलो देखते हैं। अब देखो ये फॉर्मूला है, एक तरह से ये जो है फॉर्मूला है, और ऐसा कुछ हमारे पास नहीं आ रहा है कि इस फॉर्मूले में बनता है, ठीक है। मतलब देखो ना, यहाँ एल इंटू बी है और यहाँ क्या है, एल स्क्वायर है, एल सिंपल प्लस है। हमारे पास कोई ऐसा जरिया नहीं दिख रहा है हमें नॉर्मली कि इसको हम डायरेक्ट यहाँ पुट कर सकें। तो हम क्या करते हैं, एक अगर आपको बचपन से याद होगा, ए प्लस बी प्लस सी, इसका हम होल स्क्वायर कर सकते हैं, है ना। तो वो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम एल वी प्लस वी एच प्लस एच एल, ठीक है ना। ये इसका फॉर्मूला आएगा। अब देखते हैं, अगर मैं इसको मतलब यहाँ पे अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूँ, यहाँ भी कर दूँ और यहाँ भी कर दूँ, तो इससे कट जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, एल स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। क्या मिल गई, वो कितनी आएगी, 100 आएगी। तो वो कितनी आएगी, 100 आएगी, ठीक है। मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 100। अब देखते हैं हमारे पास क्या है, यहाँ देखो a प्लस बी प्लस सी, मतलब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, और वहाँ पे क्या दे रखा है, l प्लस ब्रेड्थ, लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस हाइट का वैल्यू, और वो वैल्यू कितनी है, 20 होगी। 20 का स्क्वायर होता है 400, ठीक है। देखो बन गया ना, एल प्लस बी प्लस एच, हमारे पास ये था, हम इसका स्क्वायर तो कर सकते हैं सिंपली। अब देखो सेम प्रॉपर्टी लगा देते हैं, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 टाइम एल बी प्लस बी एल प्लस एल बी एल, तो सेम हो गया बी एच और एच एल, ठीक है ना। यही तो फॉर्मूला इसका भी था, इसका भी आंसर तो यही आता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac 2ab और 2cb, ठीक है। अब देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी है, 400, इसकी वैल्यू में हमने भी निकाली, वो थी 100, तो पुट कर देते हैं 400 इज इक्वल टू 100 प्लस 2 टाइम यही वाला, इसको मैं बोल दूंगा टोटल सरफेस एरिया सिंपली, है ना, क्योंकि यही तो फॉर्मूला है, हमें यही तो निकालना है फॉर्मूला सर इसका। तो यहाँ से अगर मैं इसको यहाँ करूँगा, सॉरी थोड़ी सी एक मिस्टेक है, फॉर्मूला पूरा होता है ना, तो इसको टी से बना दूंगा, 2 टाइम नहीं होगा ये। तो ये हो गया 300 इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया, है ना। मतलब हम क्या जानते थे, हम सिर्फ इतना जानते थे कि टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है ये, है ना, ठीक है। इस पूरे की वैल्यू हमने निकालनी थी, तो वहाँ से आंसर हमारा निकल जाएगा। देख क्वेश्चन में भी, तो ठीक है, हमने क्या किया, अब 300 मार्क कर दिया, क्या कर दिया, 300 हमने टोटली मार्क कर दिया, ओके, ठीक है जी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से जो हमने पिछला क्वेश्चन एक सॉल्व करा, उसे हमें एक चीज समझ आई, और वो क्या थी, वो ये थी कि एलजेब्रा, मतलब जो एलजेब्रा है, एलजेब्रा यही लिखता हूँ, एलजेब्रा हमारे डायरेक्टली सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन जो प्रॉपर्टी थी वो किसकी थी, एलजेब्रा की, जिसमें हम, एलजेब्रा क्या होता है, जिसमें हम ये सब पढ़ते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ऐसे इस तरह की जो प्रॉपर्टीज करते हैं,
तो उसको बोलते हैं हम अलजेब्रा, मतलब वो हम जनरली इसमें पढ़ते हैं, नंबर सिस्टम में कई बार पढ़ लेते हैं, पर हम यहीं पे जाते इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो मतलब हमें कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो सिलेबस में मेंशन नहीं है, फिर भी हमें करने पड़ेंगे। ओके, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है इन अ ट्राइंगल, है ना, ट्राइंगल है और एक एंगल तो जी 90 डिग्री है, मतलब क्या है वो, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। इफ द रिमेनिंग टू अक्यूट एंगल्स, मतलब एक एंगल तो मेरा 90 डिग्री है, ठीक है। अब बोल रहा है रिमेनिंग टू अक्यूट एंगल्स। हम जानते हैं कि अक्यूट एंगल क्या होता है, वो होता है जो भी एंगल जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से कम होती है, 89 से कुछ भी होगी 0 तक, उसको बोलेंगे हम अक्यूट एंगल। और अगर 90 से ज़्यादा होगी तो बोलेंगे obtuse एंगल। क्या बोलेंगे, obtuse एंगल, ठीक है। 90 से अगर बड़ा होगा तो, है ना। अब ये क्या है, अक्यूट एंगल है, मतलब इन सभी की वैल्यू क्या है, 90 से छोटी है, ठीक है। तो अब ये भी वही बोल रहा है, ए और ए दोनों क्या है, बराबर है। और ट्राइंगल की सबसे बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसके तीनों एंगल्स, मतलब मैं एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी का सम करूं तो वो कितना आएगा, 180। कितना आएगा, 180। एक एंगल कितना है, 90 डिग्री, तो मतलब दो एंगल का सम कितना आएगा, 180 माइनस 90, और ये कितना आ गया, 90 डिग्री। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि दोनों एंगल क्या है, सेम है, दोनों एंगल क्या है, सेम है, मतलब ए इजकल टू बी, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2a इजकल टू 90, तो ए का आंसर कितना आ गया, 45 डिग्री। कितना आ गया, 45 डिग्री। ओके, चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब आया प्रोबेबिलिटी, है ना। देखो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मेरे को फॉर्मूला याद आ रहा है, और वो क्या होता है, फॉर्मूला होता है टोटल आउटकम, मैं नीचे लिखूंगा टोटल आउटकम, ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया, और ऊपर लिखिए फेवरेबल, जो, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी समझ लेते हैं। जैसे मान लो मैंने एक कॉइन को उछाला, है ना, मैंने कॉइन को उछाला, अब उसमें हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। क्या आ सकता है, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, तो मतलब टोटल आउटकम कितने हो गए उसमें, दो। कितने हो गए, दो, ठीक है। अब मेरे से क्वेश्चन में पूछा गया कि मैंने एक कॉइन को उछाला और हेड आने की संभावना कितनी है, तो हेड की संभावना कितनी, एक, मतलब आउटकम कितना आता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, टेल की भी एक और हेड की भी एक, है ना। तो फेवरेबल कितना हो गया, एक। प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई यहाँ पे, 1/2, मतलब कॉइन के केस में कितनी आ गई, 1/2। अब सेम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मीना ने फिश खरीदी, है ना, कुछ स्टोर के लिए, और उसमें बोला कि 5 जो हैं वो मेल थे, 5 क्या थे, मेल थे, और फीमेल कितने थे, 7 थे फीमेल। ये क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सिलेक्टेड फिश इज फीमेल। क्या बोल रहा है, हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी कि जो सिलेक्टेड फिश है वो क्या है, फीमेल है, मतलब कौन सी वाली, 7 वाली, है ना। अब देखते हैं टोटल आउटकम कितना आएगा हमारे पास, 5 + 7 12। सेम जैसे हमने पॉइंट में किया था ना, हेड प्लस टेल 2 थे, तो यहाँ पे कितना होगा, 5 + 7 क्या हो गया, 12 क्या हो गया हमारे पास, टोटल आउटकम्स हो गए, 12 क्या हो गए, टोटल आउटकम्स हो गए। अब देखते हैं फीमेल की कितनी आई, फीमेल्स के पास कितने थे, 7, है ना। तो 12 में से 7 बार ही फीमेल आ सकती है, 5 बार तो मेल आएंगे, प्रोबेबिलिटी कितना आ गई, 7/12, मतलब फेवरेबल क्या था हमारे पास, ये 7। अगर पूछा जाता कि फीमेल की जगह मेल पूछते तो मेल कितने थे, 5, तो वहाँ पे आंसर क्या आना था, 5/12। पर यहाँ पे क्या पूछा है, फीमेल, तो आंसर कितना आया, 7/12, हमने टिक कर दिया, ठीक है जी, प्रोबेबिलिटी होगी। अगला क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी है। अब देखते हैं क्या कह रहा है, एक क्रिकेट गेम है ना। अब एक बैट्समैन है, वो क्या कर रहा है कि 42 डिलीवरीज में, है ना, क्या लगा रहा है, बाउंड्री लगा रहा है। अब जिसने क्रिकेट देखा हुआ, IPL या कहीं लिखा, उसमें लिखा होता है कि लास्ट बॉल बिफोर बाउंड्री, या फिर एक स्टैट्स आते हैं कि एक बैट्समैन इतने बॉल में एक बाउंड्री मार देता है, ये वही है। ये क्या कह रहा है कि 42 बॉल्स अगर वो खेलता है, क्या बोलता है, अगर 42 बॉल्स खेलेगा तो 8 में तो बाउंड्री मार देगा जी, 8 में क्या मार देगा, बाउंड्री मार देगा, 8 में बाउंड्री मार देगा। और बाकी जो 34 बॉल्स हैं, क्या है, जो 34 बॉल्स है उसमें कुछ भी करे, सिंगल ले, डॉट खेले या 3 रन ले, बाउंड्री मतलब 4 या 6 मार रहा है। तो ये क्या कर रहा है, 8 बॉल में तो बाउंड्री मार रहा है ना, और 34 बॉल में बाउंड्री नहीं मार रहा। अब पूछा गया है प्रोबेबिलिटी दैट बाउंड्री वाज नॉट हिट। क्या बोल रहा है
बाउंड्री वाज नॉट हिट। अब वो कितनी थी 34, क्या थी 34। तो देखो 34 हो गया हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स, वही फॉर्मूला है ना। टोटल आउटकम्स कितने हो गए 42, ठीक है। अब मैंने जब क्लास में फ्रैक्शन पढ़ाया था आपको, उसमें बताया था कि आंसर ये भी हो सकता है और इसकी सिंपलर फॉर्म भी हो सकती है। कैसे, अगर मैं इसको 2 से भाग कर दूँ तो आंसर कितना आएगा 17, और इसको भी करूँ तो आंसर कितना आएगा 21, मतलब 17/21 हमारा क्या है प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना 17/21। ओके, इस क्वेश्चन को या तो हम ऐसे कर सकते हैं, या इसका एक और तरीका होता है, वो भी सेम ही होता है। जैसे मान लो हम, जैसे ये दिखा है 8 है ना, हमारे पास देखा है बाउंड्री कितने में हिट हो रही है, बाउंड्री हिट हो रही है 8 पर बाउंड्री हिट हो रही है, तो हम क्या करेंगे इसको निकाल लेंगे 8/42 है ना। कितना हो जाएगा, इसको ऐसे रहने देते हैं, ये बच जाएगा हमारे पास 4/21। चलो ये कर लिया हमने, 4/21 कर लिया। ये प्रोबेबिलिटी किसकी आई, जिन बॉल से बाउंड्री हिट हुई। हमें क्या निकालना था, बाउंड्री वाज नॉट हिट, तो हमने क्या करा इस चीज़ को 1 में से माइनस कर दिया है ना, इस तरह से। तो ये क्या 21 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 21 - 4 कितना हो गया 17/21, ये भी क्या हमारा आंसर आ गया। मतलब क्या हुआ, एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है जैसे उसमें होता है 1 - PE है ना, इस तरह से। मतलब जो हमें निकालनी है, अगर हम उल्टी वाली निकाल लेते हैं, दूसरी वाली निकाल लेते हैं, मतलब जैसे 8 थी बाउंड्री हिट की और 34 बॉल्स थी बाउंड्री नॉट हिट वाली, हमको ये चाहिए था, तो हमको ये निकाला, हमने इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दी और 1 में से माइनस कर दिया। क्यों, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा इन दोनों का अगर हम सम करूँगा तो 1, इसका आंसर 1 आएगा। प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 से छोटी होगी और 0 से बड़ी होगी। ओके, चलो हम चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी तो हम इतना ही देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, चलो हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या है, ट्रेपेजियम। एक ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम कुछ इस तरह से होता है ना। अब कह रहा है कि उसकी जो हाइट है, हाइट कितनी है 7 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 7 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है इफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड, मतलब लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स एक्सीड द अदरवाइज 6, मतलब जैसे अगर एक लेंथ में ए है, कोई लेंथ ए है, तो जो बड़ी वाली लेंथ होगी वो क्या होगी a+6, कुछ इस तरह से कुछ है। फाइंड द सम ऑफ दिस पैरेलल साइड। चलो देखते हैं। अब एरिया दे रखा है, एरिया वो है 105 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या है एरिया, क्या है 105 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 इंटू हाइट इंटू प्लस ए, मतलब 1/2 इंटू हाइट, हाइट तो ये थी 7 सेंटीमीटर और इन दोनों का सम है ना। अगर हम इसमें पुट कर दें, कर दिया मैंने पुट, 105 इज इक्वल टू 1/2 इंटू हाइट कितनी है 7 इंटू a+b, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, सम ऑफ दिस पैरेलल साइड। क्या निकालना है, सम ऑफ दिस पैरेलल साइड, मतलब हमें a+b की वैल्यू निकालनी है। अगर मैं इसको सिंपली सॉल्व करूं 105 × 7/2, ठीक है ना, तो आंसर कितना आएगा, सॉरी 107 105 × 2/7, तो आंसर आएगा हमारे पास 30 सेंटीमीटर। अब देखते हैं एक चीज़ ध्यान से कि ये जो आंसर निकला ये किसका आया, a+b का, और हमें यही तो निकालना था सम ऑफ दिस पैरेलल साइड। वहाँ पे इन्होंने इंडिविजुअल वैल्यू नहीं पूछी, मतलब ये जो इन्होंने पहले डाटा दिया a और a+6, इसका हमें कोई काम नहीं था, है ना। अगर कहीं गलती से उन्होंने ये बोल दिया होता कि a+b की वैल्यू जो है 30 है और इंडिविजुअली हर एक साइड की वैल्यू निकालो, जैसे देखो मान लो a+b की वैल्यू आई 30 है ना, जैसे देखो यहाँ पे a+b की वैल्यू 30 आ गई और क्वेश्चन में पूछा होता कि a की लग वैल्यू निकालो और b की लग वैल्यू निकालो, तब इस डाटा का हमारा काम था। फिलहाल तो नहीं है इस डाटा का, समझो हमको यही निकालना है 30, हम डायरेक्ट मार्क कर देंगे, है ना। ओके, और हमारा अब लास्ट क्वेश्चन है। हमने 2025 के सारे 20 क्वेश्चन देख लिए, जिसमें से हमें एक चीज़ समझ आई कि मैक्सिमम चीज़ें तो सिलेबस से आ रही है। जैसे फ्रैक्शन डेसिमल लिखा है,
है ना, या नंबर सिस्टम रेशनल नंबर लिखा है पूरा, है ना, तो यहाँ से 5-4 क्वेश्चन आ गए। स्टैट्स लिखा है तो वहाँ से भी 2 क्वेश्चन डायरेक्ट आ गए थे। प्रोबेबिलिटी से भी 2 क्वेश्चन आ गए थे। ट्रायंगल के भी 2-3 क्वेश्चन डायरेक्ट थे, है ना, और मेंसुरेशन के क्वेश्चन भी थे, और मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन जो सिलेबस, जैसे डिस्काउंट, अब डिस्काउंट सिलेबस में मेंशन नहीं है तो मतलब हमें पढ़ना पड़ेगा। अब डिस्काउंट पढ़ने के लिए हमें परसेंटेज पढ़नी पड़ेगी, तो परसेंटेज भी मेंशन नहीं है। इसका मतलब मैथ्स में कुछ कुछ हिडन टॉपिक्स हैं। जैसे हमने मेंसुरेशन किया, जो एल स्क्वायर वाला क्वेश्चन किया, एल स्क्वायर ये वाला क्वेश्चन किया, है ना, क्यूबाइड वाला। अभी हमने जब इस क्वेश्चन को किया तो हमें समझ आया कि हमें कुछ प्रॉपर्टीज भी याद होनी चाहिए, तो हमें कंप्लीट तैयारी करनी पड़ेगी। कंप्लीट कुछ कुछ बेसिक चीज़ें हमें याद करके जाना पड़ेगा ताकि ऐसे क्वेश्चन आ जाए, है ना। तो हम उसको ये नहीं बोल सकते कि ये आउट ऑफ सिलेबस है। क्यों? क्योंकि मैट्रिक लेवल में ये सब आना चाहिए एक नॉर्मल मैट्रिक के बच्चे को, तो हमें ये सब पढ़ना पड़ेगा। ओके, चलो जी, अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि एक क्यूबिक मीटर मतलब 1 मीटर क्यूब का जो वेट है वो 720 किलोग्राम है, ठीक है। गिवन दैट 1 क्यूबिक मीटर मतलब 1 क्यूबिक मीटर का वेट कितना है, 720 किलोग्राम है। डिटरमाइन द वेट ऑफ क्यूब शेप्ड आइस, मतलब हमें एक क्यूब है हमारे पास, इस तरह से क्यूब है ना, इस तरह से क्यूब है हमारे पास एक, उसकी जो एक साइड है, मतलब इस साइड कितनी है, 50 सेंटीमीटर, कितनी है, 50 सेंटीमीटर है। हमें क्या निकालना है, इसका वेट निकालना है, ठीक है। चलो देखते हैं क्या बोल रहा है कि एक क्यूब की जो साइड है वो कितनी है, जब मतलब मैं इसको ए से नोट कर दूँ, साइड की वैल्यू वो है 50 सेंटीमीटर। मतलब एक सेंटीमीटर या 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, है ना। अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूँ, किसमें करूँ, मीटर में, इस वाले को, तो इसमें कितने होंगे, मतलब ये 0.5 मीटर हुआ। क्या हुआ, मतलब आधा मीटर हुआ ना ये। अगर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हुए और इसकी साइड की जो लेंथ है या जो भी ब्रेड्थ है वो कितनी है, 50 सेंटीमीटर है, तो हम इसको अगर मीटर में करेंगे तो कितना आएगा, हाफ मीटर, मतलब 0.5 मीटर, ठीक है। अब देखते हैं जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी यानी घन, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब हमने पढ़ा जो क्यूब होता है ना, उसका वॉल्यूम क्या होता है, ए इंटू क्यूब। क्या होता है क्यूब का वॉल्यूम, ए इंटू क्यूब होता है ना। और डेंसिटी की वैल्यू दे रखी है, वो कितनी है, 720, ठीक है ना। हमें क्या निकालना है, मास। और हम जानते हैं कि वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, लेंथ दे रखी है, लेंथ कितनी है, 0.5, तो 0.5 को अगर मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूँ, मतलब उसका क्यूब ले लूँ, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, वॉल्यूम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा, है ना। इसकी वैल्यू आएगी 125, मतलब 1.125, कितनी आ जाएगी, 0.125। ये आ गया यहाँ पे मीटर क्यूब, ठीक है। अगर इसको मैं यहाँ से यहाँ ले आऊँ, मतलब ये इक्वल टू है थोड़ा सा, इसको मैं अगर यहाँ से ऐसे इसको मैं यहाँ ले आऊँ तो क्या आ जाएगा हमारे पास, मास की वैल्यू आ जाएगी। और मास कैसे होगा, 720 इंटू, और ये कितना आएगा, 90, ठीक है, कितना आएगा, 90 आएगा। अब देखो इस क्वेश्चन में जो कंफ्यूजन थी वो ये थी कि डेंसिटी तो दे नहीं रखी। क्या कंफ्यूजन थी कि मैंने फॉर्मूला लगा दिया डेंसिटी वाला और डेंसिटी तो दे ही नहीं रखी, मतलब दिख नहीं रहा है ना, सिलेबस दे रखी है पर हमें दिख नहीं रही है। डेंसिटी वर्ड मैसेज नहीं किया, घन मतलब जो भी हिंदी में बोलते हैं उसको, वो उसको उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ है ना, बस लिखा हुआ है कि यार इतना है, मतलब ठीक है। जो डेंसिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा ना कि डेंसिटी जो है, मैंने फॉर्मूला लगाया वो था मास पर वॉल्यूम, है ना। अब मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, और वॉल्यूम क्या होती है, मीटर क्यूब, है ना। देखो इन्होंने यही तो दे रखा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 720 किलोग्राम है। डेंसिटी यही होती है कि सेंटीमीटर नहीं, मीटर है ये, कि है ना, कि 1 मीटर क्यूब में कितना किलोग्राम होगा, कितना मास होगा, इसी को हम डेंसिटी बोलेंगे। तो जो इन्होंने ये लिखा था ना कि 1 क्यूब मीटर का जो घनत्व है, या घनत्व सॉरी डेंसिटी घनत्व बोलते हैं, तो ये इसका ये है 720 है, यही डेंसिटी थी। ओके, बस थोड़ा सा लैंग्वेज उन्होंने कंफ्यूज कर दिया है लैंग्वेज से कि भाई हमने सिर्फ 1 क्यूबिक मीटर का मास दिया था, बाकी डेंसिटी डायरेक्टली वर्ड मेंशन नहीं था कि डेंसिटी है, लेकिन है ये डेंसिटी ही। ओके, तो ये हमारे 20 क्वेश्चन हो गए 2024
5 के। इससे पहले 7 या 8 क्वेश्चन आते थे, है ना। तो अभी हमने 25 के क्वेश्चन देख लिए। तो जब हमने क्वेश्चन देखे ना, हमें एक चीज़ समझ आई कि क्वेश्चन का लेवल्स थोड़ा इजी टू मॉडरेट है, मतलब टफ नहीं है। कुछ कुछ क्वेश्चन जैसे ये हो गया है ना, क्यूबाइड वाला हो गया, वो एल स्क्वायर वाला जो उसमें मतलब डायगोनल दे रखा था, वैसे कुछ क्वेश्चन वो थोड़े मॉडरेट थे पर टफ नहीं थे। परंतु जो उससे पहले 22 या 19, अगर आप उनका लेवल देखोगे थोड़ा बहुत इससे टफर साइड में है, क्योंकि उस टाइम 8 क्वेश्चन आते थे। तो देखो, अब हम ये तो नहीं बोल सकते कि अगला पेपर भी ऐसे ही आएगा, है ना। तो कुछ भी हो सकता है कमीशन के हिसाब से, हमें उस लेवल तक अपने आप को ले जाना पड़ेगा। ओके, ठीक है जी। और लेक्चर एंड करने के से पहले ये हमारी आंसर की है जो हम ऐप में अपलोड कर देंगे। ओके, इसके बाद लास्ट में वही बता दूंगा आपको, हमारा कोर्स लेने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लिक करें, जहाँ से आप हमारे ऐप में पहुँच जाएंगे। और हमारा कोर्स मात्र बहुत कम प्राइसेज में हमने रखा है, ताकि नॉर्मली बच्चे कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी कर लें और अच्छे से कंप्लीट प्रिपरेशन के साथ पुलिस का एग्ज़ाम देने जाए। ओके।